अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम अगेन टू स्टडी कॉर्नर। सो हम जो है डिस्कस कर रहे थे एमडीकेट के प्रैक्टिस एमसीक्यूज। तो कुछ चैप्टर हमने कवर किए हैं और आज हम जो है एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, तो ये गैसेस एक्सचेंज का बेसिकली चैप्टर नंबर टेस्ट नंबर 1 है। टेस्ट नंबर 1 के अंदर हम कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज, इजी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट है, फेरेंक्स लीड्स एयर इनटू लैरिंक्स थ्रू। ठीक है, अब फेरेंक्स क्या है? फेरेंक्स हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो वो जो है उसके थ्रू जो है एयर दाखिल होती है लैरिंक्स के अंदर। तो इनके बीच में जो ओपनिंग होती है वो ओपनिंग कौन सी होती है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं फेरेंक्स। इस पार्ट को हम नाम देते हैं फेरेंक्स का। और ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है हमारे पास ट्रेकिया का, इसको हम नाम देते हैं ट्रेकिया, यानी विंड पाइप बोलते हैं इसको, विंड पाइप। और इसके सरफेस, इसके टॉप पे एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसको हम साउंड बॉक्स का नाम दे रहे हैं या लैरिंक्स का नाम दे रहे हैं। तो लैरिंक्स जो है ये साउंड बॉक्स कहलाता है या वॉइस बॉक्स कहलाता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि फेरेंक्स लीड्स एयर इनटू लैरिंक्स थ्रू। अब फेरेंक्स के अंदर जो हवा दाखिल होती है लैरिंक्स के फेरेंक्स से हवा लैरिंक्स के अंदर जो दाखिल होती है वो एक ओपनिंग के थ्रू होती है। उस ओपनिंग को हम क्या नाम दे रहे हैं? बेसिकली उस ओपनिंग को हम ग्लोटस का नाम दे रहे हैं। ग्लोटस एक ओपनिंग का नाम है जिसके थ्रू जो है हवा फेरेंक्स से दाखिल होती है ट्रेकिया के अंदर या लैरिंक्स के अंदर। यहाँ पे लैरिंक्स है तो हम लैरिंक्स ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ग्लोटस होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ एल्यूविलाई इज अबाउट। अब हमारे पास जो लंग्स है, ये हमारे पास ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंका है, ब्रोंका के बाद छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स आएंगी और उसके बाद ये जो ब्रोंक्यूल्स है ये एंड करेंगे एक सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम एल्यूविलाई कहेंगे। ठीक है, अब उसका जो वॉल है, उस वॉल की थिकनेस क्या है? बेसिकली ये थिकनेस के हवाले से सवाल है। ठीक है, अब ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है या एयर बैग है, इसकी थिकनेस कम से कम होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस की एक्सचेंज हो। इसकी थिकनेस जो है वो अबाउट होगी 0.1 माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है गैसेस की एक्सचेंज हो पाए ब्लड वीजल्स और इन एल्यूविलाई के बीच में। ओके, ओपनिंग ऑफ नोस्ट्रिल्स आर नाजल कैविटी इनटू फेरेंक्स इज गार्डेड बाय। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि जो नोस्ट्रिल्स है, ये वाली एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स और इस साइड हम बोलेंगे इंटरनल नोस्ट्रिल्स। अब ये इंटरनल नोस्ट्रिल्स जो है इनकी ओपनिंग होती है किसके अंदर? फेरेंक्स के अंदर। इसको गार्ड कौन कर रहा है, यानी इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ठीक है, कभी कभार हम जब फूड खाते हैं तो फूड के टाइम में ये नोस्ट्रिल्स क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है ताकि फूड जो है वो नाजल कैविटी के अंदर ना जाए या नोज के अंदर ना चला जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को कंट्रोल कौन कर रहा है? यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को हम पैलेटाइन बोन बोलेंगे, पैलेट बोलेंगे या पैलेटाइन बोन बोलेंगे। ये जो पैलेट है यही बेसिकली कंट्रोल कर रही थी कि ओपनिंग नोस्ट्रिल्स की ओपनिंग को कौन कंट्रोल करता है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो पैलेट है या पैलेटाइन बोन है, जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो ये जो है इस ओपनिंग को क्या कर देती है? क्लोज कर देती है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को जो है कंट्रोल कर रही है वो पैलेटाइन बोन या सॉफ्ट पैलेट कर रही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया वो ऑप्शन सी। अच्छा, अब थोरेसिक कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। अब थोरेसिक कैविटी किसको हम बोलते हैं और एब्डोमिनल कैविटी किसको बोलते हैं? ये जो चेस्ट वाला जो रीजन है इसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं और उससे नीचे वाला जो रीजन है इसको हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। अब थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक पार्टीशन है, मस्कुलर वॉल लगा हुआ है, उस मस्कुलर वॉल को हम डायाफ्राम का नाम देते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी जो है डायाफ्राम के थ्रू जो है वो सेपरेट है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय टू थिन मेम्ब्रेन्स। हमारे जो लंग्स है वो दो मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। ठीक है, वो दो मेम्ब्रेन्स कौन सी होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती है। और एक को हम जो है वो क्या बोलते हैं? डिस्क्रल प्लूरल मेम्ब्रेन और दूसरी को हम क्या बोलते हैं? पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। दो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, उनके बीच में फ्लूइड भी होती है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है या लुब्रिकेशन का काम करती है। ठीक है, तो इनको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, डैश इंक्लूड्स इन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमारा जो रेस्पिरेटरी पाथ है, एयर का जो पाथ है, जो जर्नी जहाँ से होती है, उस पाथ को हमने डिवाइड कर दिया है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब है रास्ता, पाथ। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास तीन जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो हमारे पास नाजल कैविटी में या नोज है, उसके बाद हमारे पास फेरेंक्स है और नोज यानी नोस्ट्रिल्स, नाजल कैविटी और फेरेंक्स। ये तीन जो क्वेश्चन है इसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है लोअर रेस्पिरेटरी, यानी यहाँ पे लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, एल्यूविलाई, ये सारे क्या हो गए? ये हो गए लोअर रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो इन डैश इंक्लूड इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास जो है वो फेरेंक्स आ जाता है। ये ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ये सारे क्या है? लोअर रेस्पिरेटरी। ठीक है, तो हमारे पास फेरेंक्स इसका सही जवाब। नोस्ट्रिल्स ओपन इनटू 13 सेंटीमीटर लॉन्ग कैविटी आर ट्यूब बिहाइंड माउथ। ठीक है, हमारी जो नोस्ट्रिल्स है ये वाली,
ठीक है, ये ओपन होती है एक ट्यूब के अंदर, एक कैविटी के अंदर जो कि अबाउट 13 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इस ट्यूब को हम क्या नाम देंगे? और ये ट्यूब जो है हमारे माउथ के बिहाइंड है, माउथ के बैक साइड है। तो ये हमारा माउथ है, इसके बैक साइड जो ट्यूब आ रहा है उसको हम नाम दे रहे हैं फेरेंक्स का। तो ये हमारा बन जाएगा फेरेंक्स। इसका सही जवाब होगा फेरेंक्स। ओके, दे सर्व एज अ कॉमन पाथ फॉर बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी वर्क करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी वर्क करता है? अच्छा, एक तो हम कहेंगे कि अगर हम पैलेट को देखेंगे, सॉफ्ट पैलेट को, तो ये जो है वो फूड को नाजल कैविटी के अंदर जाने से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। तो हम ऐसे देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इसका इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। ठीक है, बाकी अगर हम देखेंगे फेरेंक्स, तो ये कॉमन पाथ है दोनों के लिए। हम जो फूड इंटेक करते हैं वो फूड भी इस के थ्रू, फेरेंक्स के थ्रू जाएगा इसोफेगस से स्टमक के अंदर। हम जो हवा इंस्पायर कर रहे हैं, एयर जो इंस्पायर कर रहे हैं, वो एयर भी जो है इस नॉस्ट्रिल से या नाजल कैविटी से फेरेंक्स के थ्रू जाएगी किसके अंदर? हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये फेरेंक्स जो है एयर के लिए और फूड के लिए कॉमन पाथ है, यानी ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का जो है कॉमन पाथ है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे फेरेंक्स। ओके, एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास, साउंड बॉक्स आर वॉइस बॉक्स लोकेटेड आर। वॉइस बॉक्स कहाँ पे लोकेटेड है? टॉप ऑफ ट्रेकिया, टॉप ऑफ फेरेंक्स, टॉप ऑफ इसोफेगस। अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास विंड पाइप है, ट्रेकिया है, इसके टॉप पे हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स है, दो पेयर ऑफ वोकल कॉर्ड जिनके अंदर प्रेजेंट होंगी, जिससे क्या होगा, जैसे ही हम हमारी जो ईयर है वो मूव करेगी तो उसके अंदर वाइब्रेशन जनरेट होगी, उस वाइब्रेशन से ही साउंड बेसिकली जनरेट होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो है ट्रेकिया के टॉप पे होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 10 है हमारे पास, डैश इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नोज और नाजल कैविटी। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि नोज परफॉर्म नहीं करता या नाजल कैविटी परफॉर्म नहीं करता? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब है कि हम जो हवा इंस्पायर कर रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, उसके अंदर जरासीम होते हैं, उनको फिल्टर करना तो नोज का काम है, क्योंकि नोज के अंदर जो है नाजल हेयर होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं। उसके अलावा गॉबलेट सेल होते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं, वो भी क्या कर देते हैं? डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है, इसके अलावा वार्मिंग ऑफ एयर, ठीक है, हवा का गर्म होना, वो भी हमारे नोज के रीजन के अंदर ही होता है जो कि एपिथेलियल सेल्स करते हैं। ठीक है, मोस्टली ये भी होती है हमारे नोज के अंदर, लेकिन गैसेस एक्सचेंज नहीं होती, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज जो है स्पेशली होता है लंग्स के ईयर सैक्स के अंदर, जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला काम जो है हमारा नोज परफॉर्म नहीं करता, ये परफॉर्म करता है, ये करता है, ये करता है। यहाँ पे लिखा है ऐसा काम जो नोज परफॉर्म नहीं करता, तो वो है गैसेस एक्सचेंज। ओके, अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 है, पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट लैक्स गॉबलेट आर म्यूकस सीक्रेटिंग एंड सीलिएटेड सेल्स। कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है जिसके अंदर म्यूकस पैदा करने वाले सेल और सीलिएटेड सेल्स मौजूद नहीं होते? हम देखते हैं कि ये जो फेरेंक्स वाला रीजन है या ट्रेकिया वाला रीजन है, इनके अंदर कुछ ऐसे सेल मौजूद होते हैं जो म्यूकस सीक्रेट भी करते हैं, कुछ ऐसे सेल भी मौजूद होते हैं जो जिनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है और ये ईयर को प्रोपेल करते हैं और डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। अब हमारे पास ये वाले सेल हैं जिनके ऊपर क्या मौजूद है? सीलिया मौजूद है। ये क्या करेंगे? हवा जो है प्रेशर की वजह से नीचे मूव करेगी, तो ये जो सीलिया है ये ऊपर की तरफ क्या करेंगे? प्रोपेल करेंगे, और उसके अंदर हवा के अंदर मौजूद जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे, यहाँ उनको ये ट्रैक कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मेम्ब्रेन है, वॉल है, इसके अंदर दूसरे सेल होते हैं गॉबलेट सेल। ठीक है, और गॉबलेट सेल का काम क्या होता है? गॉबलेट सेल का काम होता है म्यूकस को सीक्रेट करना। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल या जो भी जर्म्स होंगे वो इस म्यूकस के अंदर क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। ठीक है, वो जो जर्म्स है वो हमारे लंग्स के अंदर या एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। ये किन पार्ट के अंदर मौजूद होते हैं, किन पार्ट के अंदर नहीं होते, वो होते हैं। ठीक है, तो ट्रेकिया के अंदर ये सीलिएटेड सेल भी होंगे, गॉबलेट भी होंगे। ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर नहीं होंगे। एल्वियोलाई का मतलब है कि लास्ट जो रीजन है, लास्ट जो हवा का जो हम जो एयर इंस्पायर करते हैं उसकी जो डेस्टिनेशन है वो क्या है? एल्वियोलाई। ठीक है, तो इसका जो थिन लेयर है वो जस्ट हम कहेंगे कि एपिथेलियम सेल से बना है, और वो एपिथेलियम सेल जो है वो सीलिएटेड नहीं होते, बगैर सीलिया के होते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एल्वियोलाई के अंदर ये नहीं होंगे, ब्रोंकाई के अंदर होंगे। ये वाली जो रीजन है जिसके अंदर ट्रेकिया ब्रेक हो जाती है, उन दोनों ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। और एल्वियोलाई डक्ट, एल्वियोलाई डक्ट का मतलब है कि पहले आती है ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आती है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है ना छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है, डिवाइड होते होते एक ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, फाइन ट्यूब बन जाता है। उस फाइन ट्यूब को हम क्या बोल रहे हैं? एल्वियोलर डक्ट बोल रहे हैं, जो कि डायरेक्ट ओपन होता है एक सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिनको हम एल्वियोलाई का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर जो है वो सीलिएटेड सेल्स भी नहीं होंगे,
सिलिएटेड सेल्स भी अदर होंगे और गॉबलेट सेल भी मौजूद नहीं होते। तो हम कहेंगे कि ये दोनों पार्ट है और हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बोथ बी एंड जी, बोथ बी एंड जी, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर। H is the functional unit of respiratory system. Respiratory system का functional unit कौन सा है? हमारे पास नोज है, ट्रेकिया है, लंग्स है, एल्यूलाई है। जब हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये वाला ऑप्शन प्रेजेंट है, तो हम इसी को ही क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि स्पेशली जो एयर की एक्सचेंज हो रही है वो इस रीजन के अंदर होगी। ये ब्लड की रीजन है और ये एल्यूलाई है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से दाखिल होगा एल्यूलाई के अंदर और यहाँ से जो है ऑक्सीजन इंटर होगा ब्लड के अंदर। ओके, ग्लोटिस इज गार्डेड बाय, ग्लोटिस किसको बोलते हैं, ग्लोटिस का मतलब है ये लैरिंक्स के ऊपर, साउंड बॉक्स के ऊपर एक ओपनिंग है जिसके थ्रू एयर जो है वो एंटर होती है ट्रेकिया के अंदर। उस ओपनिंग को हम नाम दे रहे हैं ग्लोटिस का नाम दे रहे हैं। तो ग्लोटिस को कौन गार्डेड कर रहा है, गार्डेड का मतलब है कंट्रोल कौन कर रहा है। अब किस वक्त कंट्रोल करना है, देखिए अब जब हम फूड को इनटेक करते हैं कि उसके दौरान जो है फूड के पार्टिकल इस ओपनिंग के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर ना चले जाए, क्योंकि ये फूड के पार्टिकल जो है इस एल्यूलाई की मेम्ब्रेन और इस लंग्स वाली स्ट्रक्चर जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है उसको क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उन फूड पार्टिकल की एंट्री से बचने के लिए यहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है, एक फिलिप लगा होता है जो कि इस ग्लोटिस को क्या करता है, क्लोज करता है जब हम फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, तो हम इस ओपनिंग को ग्लोटिस बोल रहे हैं और इसको क्लोज करने वाले इस ढक्कन को हम क्या बोल रहे हैं, एपिग्लोटिस बोल रहे हैं। तो हम कहेंगे कि भाई जो ग्लोटिस को कंट्रोल कर रहा है, गार्डेड कर रहा है, वो एपिग्लोटिस है। तो क्या होगा, वो होगा हमारे पास एपिग्लोटिस, ऑप्शन नंबर डी। ओके, उसके बाद है हमारे पास इफ द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट और लंग्स इंक्रीजेस देन द प्रेशर इनसाइड द लंग्स विल बी। अब देखिए हमारे पास ईयर जो है वो इंटर होती है लंग्स के अंदर, यहाँ पे दोनों पार्ट है, इसोफेगस है जो कि स्टमक के अंदर ओपन होती है और यहाँ पे ट्रेकिया है जो कि लंग्स के अंदर ओपन होती है। हम हवा इंस्पायर कर रहे हैं, एयर इंस्पायर कर रहे हैं इस रीजन के अंदर। हवा के पास दो पार्ट है, चाहे वो स्टमक के अंदर चली जाए चाहे वो लंग्स के अंदर चली जाए, लेकिन ये एयर जो है वो लंग्स के अंदर ही क्यों जाती है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब हम इंस्पायर करते हैं तो हम अपनी चेस्ट कैविटी को या लंग्स वाली जो कैविटी है, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर देते हैं। जब हम इंस्पायर करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी जो चेस्ट है उसको आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करवाते हैं, जिसकी वजह से जो लंग का एरिया है वो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। और आपने पढ़ा है बॉयल्स लॉ के अंदर जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो उसके अंदर मौजूद गैस का जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो लंग्स का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और हमें हवा का पता है, एयर का पता है, जहां पे प्रेशर कम होगा एयर उसके तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो हम जैसे ही इंस्पायर करना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने चेस्ट कैविटी को यहाँ हम अपने लंग्स की इनर वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा, जब वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा तो प्रेशर इनसाइड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब लंग्स का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो एयर जो है वो ऑटोमेटिक कहाँ मूव करती है, हमारे लंग्स के अंदर मूव करती है, बजाय स्टमक के अंदर या इसोफेगस के अंदर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, डेफिनेटली डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो है हमारा ये जो है हमारे लंग्स के अंदर मूव करती है, यानी एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स का प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इससे रिलेटेड एक सवाल है हमारे पास, ह्यूमन हैबिट, पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। अभी मैंने कहा है कि जब हम इंस्पायर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे इनसाइड कैविटी का वॉल्यूम क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, सॉरी वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं लेकिन प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं। प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं, इसका मतलब अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, हमारे लंग्स का प्रेशर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो हम इस केस को बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके लंग्स का प्रेशर ज्यादा होता है, एटमॉस्फेयर का कम होता है, फिर भी वो ब्रीथ करते हैं। उनके अंदर हमारे पास फिशेस आ जाती है और एम्फीबियन आ जाते हैं। ये होते हैं फिशेस और एम्फीबियन पॉजिटिव प्रेशर ब्रीथिंग। जो मैमल्स हैं जिनके अंदर ह्यूमन भी आ जाते हैं, ये भी हम, और उसके अलावा हमारे पास है बर्ड्स है और उसके अलावा हमारे पास जो है रेप्टाइल्स है। ये तीनों जो ग्रुप है ये क्या होते हैं, नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग होते हैं। इनको जब भी ब्रीथ करना होता है ये क्या करते हैं, पहले अपने लंग्स के एरिया को इंक्रीज करते हैं, यानी वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को कम करते हैं, फिर जो है एयर दाखिल होती है इसके अंदर लंग्स। ठीक है, तो हम सारे जो है नेगेटिव प्रेशर ब्रीथर हैं, यानी ह्यूमन, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ओके, ह्यूमन हैबिटेशन। अब इस ऐसा ही कुछ एक और सवाल है, ह्यूमन हैबिटेशन, कंप्लीट ब्रीथिंग, इनकम्प्लीट ब्रीथिंग, टू वे ब्रीथिंग, वन वे ब्रीथिंग, बोथ बी एंड सी। अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट, वन वे, टू वे का मतलब क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंस्पायरेशन करने का रास्ता एक होता है और एक्सपायरेशन का रास्ता अलग होता है, यानी वो हवा को इंटैक्ट करते हैं एक रास्ते से और एक्सपायर करते हैं दूसरे रास्ते से। तो इसका मतलब उसकी इंस्पायर्ड ईयर और एक्सपायर्ड ईयर, इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ईयर जो है ना वो मिक्स नहीं होती, वो अलग अलग होती है, सेपरेटेड होती है। ठीक है, उसको ही हम बोलेंगे कंप्लीट ब्रीथिंग। हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हमारे अंदर यही बात है भाई, इस बात से ही हवा दाखिल होती है, इसी बात से हवा जो है खारिज होती है, ठीक है, एक्सपायर होती है। तो हम कहेंगे कि ये जो है बेसिकली क्या है, हमारे अंदर जो है इंस्पायर्ड ईयर और एक्सपायर्ड ईयर जो है मिक्स हो जाती है लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स के ईयर सेक्स के अंदर जो कि मिलियंस के तादाद में मौजूद है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास कंप्लीट ब्रीथिंग नहीं है, हमारे पास इनकम्प्लीट ब्रीथिंग है।
ठीक है। इनकम्प्लीट ब्रीथिंग का मतलब है कि टू वे ब्रीथिंग होती है। टू वे का मतलब है कि हवा दाखिल भी मतलब उसी रास्ते से होती है और जो है खारिज भी उसी रास्ते से। ठीक है, तो हम कहेंगे इनकम्प्लीट और टू वे, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, वो बी एंड सी, ये वाला ऑप्शन हमारे लिए क्या है, करेक्ट है। और ये जो सिनेरियो है वो किसके अंदर होता है, ये एक तो मैमल्स के अंदर होता है, मैमल्स, और उसके अलावा रेप्टाइल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, उनके अंदर भी इनकम्प्लीट ब्रीथिंग होती है, और उसके अलावा एम्फीबियन। और जो कंप्लीट ब्रीथिंग है यहाँ हम बोलेंगे वन वे ब्रीथिंग। वन वे का मतलब है आने का रास्ता एक, जाने का दूसरा। ठीक है, तो वो होती है किसके अंदर, दो ग्रुप के अंदर होती है, एक होती है फिशेस के अंदर और दूसरा होती है बर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो ये नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग, कंप्लीट, वन वे वगैरह ये टर्म क्लियर होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है गैसेस एक्सचेंज के पास। ओके, एमसीक्यू नंबर 17 है हमारे पास, एन अडल्ट ह्यूमन नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इज इन अडल्ट ह्यूमन। ठीक है, एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर जो नॉर्मल ब्रीथिंग का जो रेट है वो कौन सा है। ब्रीथिंग रेट का मतलब क्या है कि हम जो कि 1 मिनट के अंदर कितने मरतबा ब्रीथ करते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रीथिंग पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट के अंदर जितने हम ब्रीथिंग साइकिल्स कंप्लीट करते हैं, जितनी मरतबा इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट बोलते हैं। 72 टाइम्स पर मिनट, 12 to 20 टाइम्स पर मिनट, 16 to 25 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, अब हमारा जो ह्यूमन का नॉर्मल जो ब्रीथिंग रेट है, जो कि इनवॉलंटरी है, वो कौन सा है, वो है 12 to 20 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर हम जो है वो 12 to 20 टाइम्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। कभी कभार ये ब्रीथिंग रेट जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग बढ़ भी जाता है, खासकर हम जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके टाइम जो है हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और हमारी ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाती है, तो इसी वजह से हमें ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होता रहता है, लेकिन हमारा जो नॉर्मली होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, वो होता है 12 to 20 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर इतनी मरतबा हम क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, इतनी मरतबा हम इंस्पायर। ठीक है, ओके, कंप्लीट ब्रीथिंग साइकिल हम इसी को बोलेंगे जब हम एक मरतबा इंस्पायरेशन करें और एक मरतबा एक्सपायरेशन करें, तो उसको ये हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग साइकिल बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ गैस इनसाइड एयर। ब्रीथिंग का रेट क्यों इंक्रीज होता है, ब्रीथिंग का रेट जो है दो आयंस की मौजूदगी की वजह से इंक्रीज होता है। अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, या हाइड्रोजन पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, इन दोनों की वजह से जो है ब्रीथिंग रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम बोलेंगे बोथ बी एंड सी सही होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 90 हमारे पास, स्टेट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। ठीक है, अब हमारे लंग्स से जो है वो टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है, और ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है उसके हवाले से सवाल है। और कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, हम कहेंगे कि 97% जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय आरबीसी, क्योंकि आरबीसी जो हमारे रेड ब्लड कार्पसेल्स है उनके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है एचबी, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो कि बेसिकली ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये आरबीसी जो है 97% ऑक्सीजन जो है आरबीसी ट्रांसपोर्ट करते हैं, बाकी 3% कौन ट्रांसफर करता है, ये हमें। ठीक है, 3% बाय वाटर ऑफ आरबीसी, क्योंकि ये सेल कहलाते हैं नॉर्मली, तो इनके अंदर जो है वाटर भी अवेलेबल होता है। तो हमारे पास 97% तो हेमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, बाकी कह रहा है कि 3% जो है वाटर ऑफ आरबीसी के थ्रू होता है। और हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है 3% बाय वाटर ऑफ प्लाज्मा। वाटर ऑफ प्लाज्मा का मतलब क्या है, जनरल जो ब्लड के अंदर ब्लड से के अलावा जो फ्लूइड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा बोल रहे हैं। ब्लड कार्पसेल्स को निकाल के बाकी जो बचता है उसको हम ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सही जवाब है वो ये है कि 97% आरबीसी कैरी करता है ऑक्सीजन को, और 3% जो है वाटर ऑफ प्लाज्मा करता है। वाटर ऑफ प्लाज्मा के अंदर कुछ आयन होते हैं, पहले हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनेगा, फिर कार्बोनेट आयन बनेगा, फिर सोडियम या पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, जिसके थ्रू ऑक्सीजन लंग्स के बॉडी के टिश्यू के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वाटर ऑफ प्लाज्मा ये वाला जवाब जो है सही है। इसमें से हमारा जो गलत है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, बी होगी। ये ए और बी यानी बोथ ए और सी ये क्या है, करेक्ट है। हमें करेक्ट को नहीं देखना, हमें इनकरेक्ट को फाइंड करना है, तो ये इनकरेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और का मतलब है गलत है या रिलेटेड नहीं है रिगार्डिंग हेमोग्लोबिन। कौन सी स्टेटमेंट है जो हेमोग्लोबिन के लिहाज से गलत है या हेमोग्लोबिन से रिलेटेड नहीं है। नंबर 1 पे है हमारे पास Hb का मतलब है हेमोग्लोबिन, हम इन शॉर्ट लिखते हैं। ठीक है, 1 Hb हैव 4 आयरन कंटेनिंग ग्रुप्स। एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के पास जो है 4 हीम ग्रुप मौजूद होते हैं। हीम ग्रुप का मतलब है आयरन कंटेनिंग ग्रुप, जो कि हर एक ग्रुप जो है एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, टेम्पररी बॉन्ड बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई ये स्टेटमेंट सही है। क्वार्टरनरी एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, हेमोग्लोबिन हमारे पास स्ट्रक्चर के लिहाज से क्वार्टरनरी है और शेप के लिहाज से ग्लोबुलर होता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये भी स्टेटमेंट सही है। मैंने कहा कि हर एक हीम ग्रुप के अंदर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है।
मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, एटम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, ये बात ही सही है। 4 पेयर्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन विद 775 अमीनो एसिड्स। क्या हेमोग्लोबिन के अंदर 4 पेयर होते हैं पॉलीपेप्टाइड के? नहीं। हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर 4 पेयर नहीं होते, 4 चेन्स होती है। अगर 4 चेन्स है तो पेयर कितने बनेंगे? डेफिनेटली 2 बनेंगे। 2 अल्फा चेन होगी और 2 बीटा चेन होगी, ठीक है। और उसके अंदर अमीनो एसिड जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? वो अमीनो एसिड होते हैं 575 होते हैं, ठीक है। हमारे पास 775 नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी हेमोग्लोबिन के लिहाज से जो है गलत है, इनकरेक्ट है, ऑड है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। हेमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, ये स्टेटमेंट भी सही है। हमने इनकरेक्ट फाइंड करनी थी तो इनकरेक्ट हमने फाइंड कर, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज थे टेस्ट नंबर 1 थी। इसके बाद हम जो है टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।